जो इंटरनेशनल जीआरआई है उसके मुताबिक जाना होता है। जाना इसलिए कि वो कम्प्रिहेंसिव है। कुछ फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, ये जीआरआई रिपोर्टिंग जो है ये ग्लोबल, यानी इसमें सारा सस्टेनेबिलिटी के सारे इट इज सस्टेनेबिलिटी जी, दैट इज एंड टू सस्टेनेबिलिटी। अचीव दैट देयर आर सस्टेनेबल गोल्स। जी और जी फिर सस्टेनेबल गोल्स के लिए इंडिकेटर्स हैं। जी, इंडिकेटर्स हैं। जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ जो गेस्ट है नहीम अहमद सुबहानी साहब। मुझे खुशी होती है कि हमारी चैनल की इब्तिदा इनके पॉडकास्ट से हुई थी। ये आइडिया जब डिस्कस हुआ था तो सबसे पहले मैंने उनसे डिस्कस किया था। तो इस चैनल का जो पहला पॉडकास्ट है वो नहीम अहमद सुबहानी के साथ है, उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड। लेकिन आज जिस मकसद के लिए हमने उसको बुलाया है वो ये है कि जो हेल्थ सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, ईएसआर, ईएसजी, इस फील्ड के जो स्टूडेंट है, प्रैक्टिशनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिन जिनको इसकी ज़रूरत है, एक तफसील से उनके साथ गुफ्तगू की जाए। सुबहानी साहब, वेलकम टू आवर फोरम। और बड़ी खुशी हुई आज दोबारा आपसे मुलाकात करने का। तो आज हम आपसे ज़रा तफसील से इन टेक्निकल इशू पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मुझे भी यकीनन बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लिया था और आज तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है। मुझे याद है कि पिछली जनवरी में हम इकट्ठे थे और अब हम जनवरी में हैं। और इस दौरान में आपने माशाल्लाह बहुत अजीम लोगों को जमा किया और उनके जो ख्यालात थे उनको मुज्तमा किया, और एक लिहाज से आर्काइव हो रही हैं वो सब चीज़ें। तो मुझे भी खुशी होती है कि इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, शेयर करने का मौका मिल रहा है। जो सीखा हुआ है लोगों को सिखाने का मौका मिल रहा है, और वो रिकॉर्ड पे चला जाएगा ताकि अगली नस्लें समझ सकें कि पिछले वाले लोगों ने किस तरह काम किया था। तो बहुत शुक्रिया। सुबहानी साहब, आपने आपकी जो लास्ट असाइनमेंट थी वो तो कुवैत पेट्रोलियम से एज हेड ऑफ जी हेल्थ एंड सेफ्टी थी। जी और मैंने भी सारी जिंदगी इसी इन्वायरमेंट की फील्ड में गुजारी, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी में। लेकिन अब काफी सारी नई नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, जी सस्टेनेबिलिटी, ईएसआर, सीएसआर। सीएसआर तो खैर पहले भी था। जी तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स है ना, इनको जरा बताएं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। जी। ठीक है, मैं तो स्टार्ट लूँगा जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, यानी जी जब जी, मैंने आप अपना अपने करियर का अंदाज से स्टार्ट लिया बताएं। था जी। जी। जो करियर का स्टार्ट लिया था तो दैट वाज फायर सेफ्टी, यानी फायर सबसे बड़ा एक हैज़र्ड समझा ठीक। जाता था। उससे हमने स्टार्ट लिया, फिर सेफ्टी आई। सेफ्टी में थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। फिर 97 में आई बिलीव वो जो एनवायरमेंटल लॉ जो है वो पास हुआ। 1997 में जी। 97 में पास हुआ, फिर उसके बाद रेगुलेशंस बने, फिर और चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई, तो कुछ एनवायरमेंटल कंप्लायंस भी आना शुरू हुई। लेकिन ये दोनों पैरेलल में दोनों चीज़ें चलती रही। हेल्थ सेफ्टी एक तरफ चल रही थी, एक अंडर वन लॉ, और एनवायरनमेंट एक अंडर वन लॉ चल रही थी चीज़ें। फिर उसमें फर्दर जो है वो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया दुनिया में, क्योंकि ग्लोबल एजेंडा पे जो चीज़ें होती हैं वो हम उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी की बात होनी शुरू हो गई। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन हुए 2015 में। 2015 में ये डिफाइन हुए वर्ल्ड में, दुनिया में, और उसमें एक एजेंडा बनाया गया कि 2030 तक जाके हम इन गोल्स को अचीव करेंगे। 17 गोल्स सेट किए गए, और ख्याल ये था कि 30 तक अचीव कर लेंगे। दो द वर्ल्ड कुड नॉट अचीव ये 25 का जो डाटा है 2025 का, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 35% अचीव कर सके हैं। इसका मतलब है कि हम 50% भी अचीव नहीं कर सके 10 सालों में, और अब आगे 5 साल रह गए हैं। तो मीन्स बट स्टिल कम से कम डिफ़ाइन हो गए, गोल्स डिफ़ाइन हो गए, और गोल्स जो हैं वो बड़े कम्प्रिहेंसिव हैं। उसमें पॉवर्टी की बात भी है, उसमें पोल्यूशन की बात भी है, वाटर की बात भी है, एनर्जी की बात भी है, उसमें इकॉनमी की बात भी है, गवर्नेंस की बात भी है। तो बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक एजेंडा है उसमें। और अगर उस एजेंडे पे चला जाए तो किसी भी कंट्री की इकॉनमी को बेहतर करना और उनकी की पब्लिक को बेनिफिट देना, कोई इसमें कमी नहीं होगी। लेकिन अच्छा, देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। गोल से जी। पहले सुबह साहब थोड़ा सा सादा अल्फाज में, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। हाँ, सस्टेनेबिलिटी तो ये है ना कि हमने वो काम करना है जिससे हमारी जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, व्हाटएवर, वो दूर देर तक चलें और अगली जनरेशन्स भी उससे बेनिफिट लें। अब अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, या वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, या ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम तो कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन जो है ना वो दे विल बी लुकिंग। सो दैट इज सस्टेनेबिलिटी जी, दैट इज़ एंड टू सस्टेनेबिलिटी। अचीव दैट देयर आर सस्टेनेबल गोल्स। जी और जी फिर सस्टेनेबल गोल्स के लिए इंडिकेटर्स हैं जी, इंडिकेटर्स हैं, हर एक लेकिन मैं गोल ज़रा के लिए। थोड़ा-सा मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँ कि सस्टेनेबिलिटी का इनिशियल कॉन्सेप्ट जो था वो दैट वाज़ ओनली एनवायरनमेंट।
हम्म, लेकिन अब जब हम इकोनॉमी पे देखते हैं तो अब ये बात हो रही है कि इकोनॉमी भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, जो बड़े सोच समझ के बात करें, उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, और ऐसे तरीके से जब हमने चलाना है कि हर चीज़ सस्टेनेबल रहनी चाहिए, हमारा सिस्टम जितना चल रहा है इकोसिस्टम वो सस्टेनेबल रहना चाहिए। अच्छा, तो जो आजकल ये टर्मिनोलॉजी है कि जी ESG, जी जी। व्हाट दैट स्टैंड फॉर? जी, ईएसजी है एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये अच्छा। बेसिकली एक बिगर कॉन्सेप्ट है जिसमें हेल्थ सेफ्टी भी आ गई है, लेबर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हम लेबर लॉज हैं वगैरह वो सब चीज़ें भी आ गई हैं, सीएसआर भी उसके बीच में आ गई है, गवर्नेंस भी उसके बीच में आ गई है। तो ई एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, तो ये एक बोर्ड लेवल की, यानी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उस लेवल पे ये ड्राइव होंगी चीज़ें। हम्म, जब मैंने सेफ्टी स्टार्ट ली थी तो वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर होता था, या उसको फिर बाद में उन्होंने मैनेजर का नाम दे दिया, विच वाज रिपोर्टिंग टू द प्रोडक्शन मैनेजर, बहुत लो लेवल पे होता था, उसकी बात कोई नहीं सुनता था हम्म, और वो बस चला रहे थे। अब यही कंसेप्ट जो है ना बिगर होते होते बोर्ड लेवल पे आ गया है। हम्म। तो जब बोर्ड लेवल पे आ गया तो इसका मतलब है कि बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल, और फिर उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, फिर अकाउंटेबिलिटी भी होगी, और उसको ईयरली उसको अपग्रेड भी कर रहे होंगे, अपडेट भी कर रहे होंगे। तो एक बहुत अच्छे लेवल पे ये चीज़ें पहुंच गई हैं। और फिर इसमें गवर्नेंस की बात ये कि अगर स्टेट के लेवल पे तो फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी जो है वो उसको गवर्न कर रहा होगा या उसको देख रहा होगा। तो एक लिहाज से कंप्लाइंस के के भी ऊपर भी आ गया, और फिर उन्होंने जो लिस्टेड कंपनीज को एक टारगेट दे दिया है कि आपने ईएसजी की रिपोर्टिंग शुरू करनी है, और उसको उसमें ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की हैं कि सिर्फ ये नहीं कि आप ज़बानी कह देंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगी, ताकि पता लगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है, आपका ऑपरेशन सस्टेनेबल है। फिर जो स्टॉक मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरनमेंट में और क्लाइमेट में, सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी आ आप रही है। आपके ख्याल में ESG जो है इट विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? यस, ये मर्ज हो रही हैं एक दूसरे के साथ ही हैं, तकरीबन मोर और लेस चीज़ें तो वही हैं, लेकिन उनको अलग तौर पर चलाया जा रहा है, वो गोल्स भी अचीव कर रहे हैं। और ईएसजी जो है ये कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट में चूंकि फाइनेंशियल ज़्यादा कंसिडरेशन होती है, हर चीज़ को हम फाइनेंशियल से रिलेट कर देते हैं। तो तो एक ESG एक्सपर्ट के लिए आपके ख्याल में किन किन उस पर अबूर होना चाहिए? ईएसजी में मतलब अगर आप इनिशियल। ESG एक्सपो रिपोर्टिंग करते हैं, जी आपको जी एक कंपनी हायर करती है, जी। तो आपके पास कौन से हथियार, कौन से वेपन होने वेपन्स चाहिए? या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, हाँ। ठीक है। बेसिक तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई किताब से पढ़ के आ जाएंगे तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस का तो कोई बदल नहीं है। जी जो बिल्कुल। स्किल है वो तो वक्त के बट साथ आती स्टिल है। एक बेसिक। जी, बेसिक तो ये है कि एनवायरनमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए, अब चूंकि मर्ज हो रही है तो हेल्थ सेफ्टी का नॉलेज भी इसमें चाहिए, और कुछ फाइनेंशियल नॉलेज भी चाहिए ताकि फाइनेंशियल टर्म्स का पता हो, क्योंकि इवेंचुअली तो ये टॉप मैनेजमेंट ने ड्राइव करना है। तो टॉप मैनेजमेंट की हम सारी थिंकिंग फाइनेंशियल्स पे होती है, इकोनॉमिकल थिंकिंग पे, रिस्क बेस्ड थिंकिंग पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब लेके चल रहे हो तो आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। जो एमबीएज हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज भी इसमें आ रहा है। तो इसलिए कोई एक डिग्री से आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने एनवायरनमेंट डिग्री डिग्री कर ली तो वो ईएसजी चला लेगा। अभी तक जो ईएसजी को ड्राइव कर रहे हैं लोग मार्केट में, जो कंसल्टेंट हैं, दे हैव फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्योंकि इससे पहले ये सब चीज़ें फाइनेंशियल्स वाले ही चला रहे थे। तो अब चूंकि ग्रेजुअली इसमें एनवायरनमेंट भी आ गई और बाकी चीज़ें भी आ गई, तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसे लोग आएँ जिनका ऑपरेशनल बैकग्राउंड है, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, ताकि वो चीज़ों को रिलेट कर सकें। इसमें इकोनॉमी भी है, एनर्जी भी है, इनोवेशन भी है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना। तो अब ये कि सिर्फ फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला इसको चला लेगा मुश्किल है, टेक्निकल सिर्फ चला लेगा मुश्किल है। तो एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव सी एक। लेकिन ESG रिपोर्टिंग इस वक्त तक वॉलंटियर है, जी, वॉलंटियर है। मैंडेटरी नहीं है। नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है, वो भी जो एससीसीपी है एक्सपेक्ट कर रही है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने कोई लॉ बनाया है उस पर भी मैंडेटरी वो है वॉलंटियर। लेकिन देखें, जो इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ना, वो तो यूजुअली दे गो बियॉन्ड कंप्लायंस। उनके यहाँ जो लॉज रेगुलेशंस तो बात की बात है, वो उससे आगे सोच रहे होते हैं, और वो रिलेट करते हैं कि जो हम ईएसजी की कंप्लायंस करेंगे दैट विल रिफ्लेक्ट इनटू देयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, satisfaction of employees, their image in the stock market, their image in the media and reputation। तो ये तो उस तरह आप तो देखते चूंकि होते हैं। फील्ड में है, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, पाकिस्तान में कितनी कंपनियां हैं परसेंटेज में या नंबर में जो कि इस पाथवे को, इस ESG रिपोर्टिंग को अपना रहे हैं?
अभी नंबर देना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अंदाजन मैं कुछ वैसे कंपनीज को करता हूँ। मैं यानी असिस्ट भी कर रहा हूँ, उनको हेल्प भी कर रहा हूँ और गाइडेंस दे रहे हैं। हम्म, लेकिन अगर हम 500 कंपनीज अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो उनमें से तो हार्डली यानी परसेंटेज वाइज तो 10% भी शायद जो है अभी उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। कि बड़ी कंपनीज ने स्टार्ट ले लिया है और छोटी कंपनीज को ये करना है। और ये अगर हम ये कन्विंस करें कंपनीज को कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उसके साथ आपकी रेपुटेशन है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो हमने इनकी कंप्लायंस को रिलेट करना है प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी एंड पर सुभान प्रॉफिटेबिलिटी। साहब क्या डिफिकल्टीज है, मतलब कंपनीज करना नहीं चाहती, कंपनीज को लोग नहीं मिल रहे, डेटा नहीं मिल रहा। कोई मेन भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ विलिंगनेस है। यानी विलिंगनेस हो, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत है। और कंसल्टेंट, मेरे जैसे कंसल्टेंट जिनका एक वास्ट बैकग्राउंड है, अगर वो मुझसे रब्ता करें तो मैं उन्हें कन्विंस करूँगा कि ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं इनमें से 50% ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ लोग सीएसआर कर रहा है, कोई एनवायरमेंटल कंप्लायंस कर रहा है, तो चीज़ें तो 50% आप ऑलरेडी कर रहे हैं। सिर्फ उसको शोकेस करना कि आप ये भी कर रहे थे और मज़ीद इंटेंट है, आपका ये इंटेंशन है, आप करना चाहते हैं। तो रिपोर्टिंग इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो रियल टर्म्स में बताएं। ये नहीं है कि आप वो बस उसे हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं कि आप अगर हम वैसे लिस्ट करना शुरू कर दें, विल इट बी पॉसिबल कि हम कहें कि जी आपकी सीएसआर की पोजीशन क्या है, आपकी इन्वायरमेंटल कंप्लायंस क्या है, आपकी लेबर लॉस की कंप्लायंस क्या है, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी, तो कैन वी लिस्ट दैट? क्या क्या मोटी लिस्ट मोटी उसमें बनी हुई चीजें? है, वो पैरामीटर्स बने हुए हैं, केपीआई उसके डिफाइंड हैं, टर्म्स डिफाइंड हैं अच्छा, कि आप उसके अगेंस्ट रिपोर्टिंग करते जाएं। सिर्फ ठीक। ये कि आपने उसको स्ट्रक्चरल वे में रिपोर्ट करना है, ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड एक उन्होंने बना दिया ना, जीआरआई है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। तो जीआरआई का एक स्टैंडर्ड है जिस पे आप, अगर आप सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें सारे पैरामीटर्स जो है ना वो डिफाइंड हैं, उसके मुताबिक आप डालते जाएं तो मुश्किल नहीं है। तो आपको जो इंटरनेशनल जीआरआई है उसके मुताबिक जाना होता है। जाना इसलिए कि वो कम्प्रिहेंसिव है। कुछ फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, ये जीआरआई रिपोर्टिंग जो है ये ग्लोबल, यानी इसमें सारा सस्टेनेबिलिटी के सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, इसलिए ये मोर एक्सेप्टेबल है और दुनिया इस पे जीआरआई पे जा रही है। अच्छा, तो इस पे जाएंगे तो आपको आसान भी है और उसमें पैरामीटर्स जो है ना तो वो वेल आपके डिफाइंड है। ख्याल में मोस्टली जो आप कमी देखते हैं वो अवेयरनेस की है कि लोग कन्विंस नहीं है? बस रेजिस्ट टू चेंज, लोग कहते हैं कि जो जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। अब जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें भी यही वाक़यात हैं कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम ऐसे ही चल रहे हैं, 35 साल से चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट, कुछ हादसा होता है, नुकसान होता है, फिर दौड़ते हैं। तो ये चेंज, रेजिस्ट टू चेंज वाली बात है। तो कन्विंसिंग है, अगर कन्विंस माने तो वो कहें, बुलाएं, किसी और से क्या पूछें। क्या आप देखते हैं कि नियर फ्यूचर में कोई इंटरनेशनली इसको मैंडेटरी किया जाएगा? बहुत सारी चीज़ें फिर वही है ना कि मैंडेटरी हो जाएगी कि हम आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे या आपके एक्सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या नहीं? मैं फोर्स ही नहीं कर सकता ऐसा ये अभी इमीडिएटली, हम्म, लेकिन बहरहाल देखिए ना, जब इमेज बिल्डिंग की बात आती है, आपकी स्टॉक मार्केट में आपकी पोजीशन है, आपका ग्लोबल इमेज है, फिर लोग मल्टीनेशनल में जा रहे हैं, मर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रही हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, तो आपको एतबार होना पड़ेगा। जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं ना, उस पर एतबार हुए हैं, मैंडेटरी नहीं है वो। लेकिन इसी तरह से अब आईएसओ जो है एक स्टैंडर्ड बन गया कि जी आपने आईएसओ स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई कर लिया, इसी तरह ये भी करना पड़ेगा इवेंचुअली। हम्म। और एक और एरिया जो है ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, उसका भी मैं सर एक्सपर्ट हूँ। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर ईआरएम को जरा, ठीक क्योंकि है, मेरे ख्याल में ठीक थोड़ा है, सा व्यूअर्स को ठीक, ब्रेक दे देते हैं। ठीक, ठीक, ठीक ठीक। है।